आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्योंकि हिंदी जो है हमारा एकदम विलुप्त होते जा रहा है। हिंदी का कोई केवल बोलते हैं, बाकी कुछ जानते नहीं हैं। हिंदी हिंदी व्याकरण का यूज ही नहीं कर रहे। हिंदी का आज स्थान अंग्रेजी लेते जा रहा है। धीरे धीरे हमारा भाषा विलुप्त होते जा रहा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1953 से यही निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषी राज्य के लोग, जो साउथ के लोग हैं, इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। हिंदी भाषा में अंग्रेजियत का प्रभाव पड़ने लगा। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्दों ने इसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ गई है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हर चीज़ हिंदी में ही कार्य करें। पर अपने बच्चों को भी हिंदी में ही पढ़ाना चाहिए। हम लोग को भी अपना कार्य हिंदी में ही करना चाहिए। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का क्या समर्थन नहीं मिलेगा? आज हमारा देश एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तो 129 देशों का समर्थन तो अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, अगर जो शीर्ष नेता बैठे हुए हैं भारत की गद्दी पर। इसके लिए हालात आ गए हैं कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास कैसे हो सकता है। जब तक हम लोग हिंदी को शुद्ध रूप से अच्छे से बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हिंदी का विकास कैसे होगा? वो तो विलुप्त ही हो जाएगा। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस तरह से टेलीविजन से लेकर विद्यालय तक और सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों एवं निजी दफ्तरों तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है, उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे कम और फिर दशकों बाद विलुप्त न हो जाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सबको आगे आकर सोचना चाहिए कि हमारा मातृभाषा जो हिंदी है एकदम धीरे धीरे विलुप्त ही हो रहा है। अन्य भाषा आकर हमारे हिंदी पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, दबदबा जमा रहा है। अंग्रेजी धीरे धीरे रूप लेते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दे रहे हैं और भाषा का संबंध अपने 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 क्या है, अपने संस्कार से भी है। अगर हम दूसरी भाषा में पढ़ते लिखते हैं तो हम अपने माता पिता, भाई बंधु और समाज के जो भी वृद्ध लोग हैं उनको अच्छा से हम क्या कर सकते हैं, आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं और खुद हम अपने आप भी नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मातृभाषा जो हमको सही में निर्माण करते हैं, हम लोग सही में क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। बौद्धिक विकास क्षमता बढ़ता है मातृभाषा पढ़ने से, ज्ञान बढ़ता है। जबकि विदेशी भाषा ऐसा नहीं हो सकता। मातृभाषा में जो चीज़ हम 7 घंटा में पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, यानी 1 घंटा में जो हम याद कर सकते हैं, विदेशी भाषा में 7 घंटा पढ़िएगा तब याद होगा। तो ये फ़र्क है। हम 7 टाइम्स क्यों हम मेहनत करेंगे उतना? देखिए, तो अनुच्छेद 343 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया था कि अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई। इससे देश के बहुमत की इच्छा को प्रतिध्वनित होती है। अनुच्छेद 343(2) देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी होने के बाद अंग्रेजी धीरे धीरे क्या कह रहा है, ख़त्म करने का प्रयास किया गया कि 15 वर्ष। अब जब 1835 में लागू कर दिया गया था अंग्रेजी शिक्षा नीति, तो अंग्रेजी तो पूरी तरह से हावी हो गया था भारत पर। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 वर्ष तक सोचे कि अब जब इतना ही अंग्रेजी प्रभाव जमा लिया है तो धीरे धीरे करके हटाया जाए। तो इस तरह से 15 वर्ष का समय लिया गया कि तब पूरी तरह से हिंदी पूरी लागू होगा। बाकी 15 वर्ष के बाद भी और अंग्रेजी थोपते चला गया। तो 343 के अनुच्छेद 1 में लिखा गया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। इससे देश की बहुमत की इच्छा को क्या होगा, प्रतिध्वनित
होती है। अब 343 के 2 के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू नहीं हो सका। इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजियत को खत्म करना था। परंतु फिर अनुच्छेद 343 के 3 के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह इसे 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का उपयोग जारी रख सकती है। सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी, क्योंकि इस अधिनियम ने सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनंत काल तक बनी रहेगी। ये क्या अंग्रेजी क्या है? हमारे गुलामी का प्रतीक है, इसे हटाना ही चाहिए। अंग्रेजी क्यों पढ़ना? जिसको पढ़ना है वो अपना पढ़े अलग से, सबको अंग्रेजी क्यों पढ़ना? महात्मा गांधी तो यही बोलते थे। इस प्रकार संविधान में की गई व्यवस्था 343(1) हिंदी के लिए क्या थी? वरदान थी, जो बोल रहा था कि 15 वर्ष बाद सबको लागू कर देंगे पूरी भारत में। परंतु 343(2) और 343(3) की व्यवस्थाओं ने इसे वरदान की अभिशाप में बदल दिया। वस्तुतः संविधान निर्माण काल में संविधान निर्माताओं में जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का साहस नहीं था कि हिंदू को एकदम पूर्ण तरह से स्वीकार कर सके। इसलिए 343(1) की व्यवस्था की गई, परंतु अंग्रेजियत का वर्चस्व बनाए रखने के लिए 343(2) और 343(3) से उसे प्रभावहीन कर दिया और देश पर मानसिक गुलामी लद दी गई। ये मानसिक गुलामी है जो हम आज ऐसा दिन आ गया है कि हमारा अपनी भाषा को एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, साल में एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर चीज़ अंग्रेजी में काम हो रहा है। हाँ? कितने कितने आज गुलाम हो गए हैं। सोचिए, बोलते हैं आज़ादी दिवस मनाते हैं, कैसे आज़ादी मना लेते हैं आप लोग? अनुच्छेद 344 के संदर्भ में बोला गया था कि पंत समिति 1997 में गठन हुआ था, जहां खेर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। वहां पंत समिति ने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर तो दिया था, लेकिन अंग्रेजी को भी हटाने के बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की थी। दुर्भाग्य से सरकार ने खेर आयोग की महज औपचारिक माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963 और 67 के आधार बनी, जिससे हिंदी को सत्यानाश कर दिया। समग्रता से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, अतः वह राष्ट्रभाषा बनी और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद यह केवल संपर्क भाषा होकर रह गई। और एक आज भी गुलामी का जीवन ही जी रहे हैं भारतवासी लोग, समझते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है, निज भाषा श्रेष्ठ भाषिका। निज भाषा श्रेष्ठ भाषिका, निज मतलब अपना, हमारी अपनी भाषा क्या है? श्रेष्ठ भाषा है। संस्कृत की आधारभूत शक्ति से संपन्न हिंदी भाषा ने देश दुनिया के कई भाषाओं से शब्द लिए हैं। हिंदी भाषा ने क्या किए हैं? संस्कृत की आधारभूत शक्ति से संपन्न हिंदी भाषा ने देश दुनिया के कई भाषाओं से शब्द लिए हैं। जो ये इसमें लेखक जो बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। हमारा अपना, और बदले में अपने शब्द भंडार से उन्हें समृद्ध भी किया है। मूल में संस्कृत का होना हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ता है और संसार में एक विविध पहचान देता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी भाषा के इन्हीं अंत और बाहरी संबंधों पर यह लेख है। कुशाग्र सिंह तंवर हिंदी के बारे में बता रहे हैं लेख के द्वारा। फरा 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 काका, इस तरह से पक्षी की आवाज़ है कि ध्वनि से मेरी नींद खुली, बालकनी में दूध का पात्र रखकर भूल गया था। देखिए ये इस तरह से बिल्ली वगैरह था, उसका आस्वादन बिल्ली ने भली प्रकार से कर लिया था। दूध जो घर में रखा हुआ था उसका रसास्वादन बिल्ली ने कर लिया था। मेरी पड़ोसी महोदय गुजराती बोला करती है। मेरी पड़ोसी महोदय क्या करती है? गुजराती बोला करती है। उन्हें जगत मौसी कहलाने वाले उस जीव को देखा और बिलाड़ी कहकर उसे हंस पड़ी। मैंने यह शब्द प्रथमतः सुना। मराठी का मांजर सुन चुका हूँ। मेरे मस्तिष्क में भाषा विज्ञान के घोड़े दौड़ना शुरू हो गए। महोदय का बिलाड़ी शब्द और मराठी का मांजर शब्द क्रम से संस्कृत विडाल और मार्जरी से उत्पन्न हुए हैं। लेखक बताना चाह रहे हैं कि सभी भाषा का निर्माण जो हुआ है कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हुआ है। अब मैक्स मुलर साहब भी मानते हैं कि सभी भाषाओं का जननी संस्कृत ही है, संस्कृत से ही सब भाषा का विकास हुआ है, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है। इस तरह से लेखक भी इसमें कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, भाषाएं आपस में शब्द लेती रहती है। हिंदी ने भी संस्कृत, प्राकृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली आदि भाषाओं से शब्द लिए हैं। हिंदी को खिचड़ी पका दिए हैं सब कोई।
अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब यूज कर जाते हैं। हिंदी क्यों नहीं शुद्ध यूज कर पाते हैं हम लोग? इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि यह एक खिचड़ी भाषा है। बोल रहे हैं लेखक कि इसका अर्थ यह कदापि नहीं खिचड़ी भाषा है। वो दूसरे भाषा को हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि खिचड़ी, हाँ, हिंदी भाषा का ऐसा ऐसा शौर्य है, शक्ति है कि वो दूसरी भाषा को ही पचा लेता है। दूसरी भाषा में यह शक्ति नहीं है, मगर क्यों हम पचाएं? हमारा जो शब्द शब्द अपना कम है, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? अंग्रेजी को बीच बीच में ला देते हैं हिंदी की जगह। क्योंकि इस दृष्टि से तो शरीर का विभिन्न अवयव से बना होना भी वृथा सिद्ध हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर के हर अंग, आँख, नाक, कान, मुंह, इस सब से मिलकर एक पूरा शरीर बनता है, उसी तरह से हिंदी का अलग अलग शब्द लिया गया है, सब उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी से, और वो सब एक तरह से शरीर का निर्माण कर रहा है, हिंदी का निर्माण कर रहा है। जो ये बताना चाह रहे हैं बिल्कुल है सही, बाकी गलत है। हिंदी का है ऐसा शक्ति जो पचा लेता है दूसरी भाषा को, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हिंदी यूज हो रहा है कहाँ? हिंदी यूज हो ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर से हिंदी है, आप हर जगह बीच में घुसाया हो रहा था दूसरे भाषा का। समुचित स्वाद का निर्माण मिश्रणों के माध्यम से ही संभव है। लेखक बता रहा है समुचित स्वाद का निर्माण मिश्रणों के माध्यम से ही संभव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल उन मिश्रणों का अनुपात सही होना चाहिए। बोल रहे हैं कि उन मिश्रणों का अनुपात सही होना चाहिए, मगर आज मिश्रणहीन हो गया, मिश्रण भी बहुत ज़्यादा हो गया, हिंदी कम और अंग्रेजी ज़्यादा हो गया। बस यही विद्या हिंदी भाषा के संदर्भ में भी चरितार्थ हो जाती है। दान से बना डोनर। देखिए, दान से क्या बना? डोनर बना। दान से डोनर, दान मतलब देने वाला, डोनर में भी देने वाला। अमेरिकी अनुवांशिकीविद डेविड रिच के अनुसार दक्षिण एशिया में 1800 ईसा पूर्व में संस्कृत का आगमन हुआ। ये सब गलत है, ये सब गलत है। इस मान्यता से तो भाषा विकास का क्रम ही लड़खड़ाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसी युक्तियाँ वैदिक संस्कृति का उपहास भले ही करती रहे हो। बोल रहे हैं कि ऐसी युक्तियाँ जो है वैदिक संस्कृति का उपहास ही करेगा, बोलेगा भाषा 1800 ईसा पूर्व से है, संस्कृत तो बहुत पहले से है। लेकिन संस्कृत हिंदी की उत्कृष्ट पर कलंक नहीं लगा सकती। लेकिन संस्कृत हिंदी की उत्कृष्टता पर कलंक नहीं लगा सकती। यही नहीं, जर्मन भाषा के डोनर का उद्भव संस्कृत हिंदी के दान से ही हुआ है। देखिए, जर्मन भाषा के जो डोनर शब्द का उद्भव जो हुआ है, कहाँ से हुआ है? संस्कृत के हिंदी के दान से हुआ है। ये मैक्स मूलर भी स्वीकार करते हैं। मैक्स मूलर स्वीकार करते हैं कि सब भाषा का जननी संस्कृत है। कालांतर में घूमते फिरते ऐसे कई शब्द अंग्रेजी में प्रवेश पा जाते हैं। काल विशेष और देश विशेष के कारण इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, काल विशेष और देश विशेष के कारण उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसी से नवीन वर्तनी युक्त नूतन शब्द बन जाते हैं। इसी तथ्य को 1783 से भाषाविद विलियम जोन्स ने संगर्भ स्वीकार किया था। उन्होंने पाद, पेद, पोदी, पेयर एंड पेडेस्ट्रियन में जिस एक सूत्रात्मक का दर्शन किया, उससे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश व अन्य यूरोपीय भाषाएं संस्कृत हिंदी के धागे में स्पष्टता से पिरोई हुई दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत में ऐसा, हिंदी में एक ऐसा शक्ति है जो सभी भाषाओं को अपने में समेट लेती है। दूसरी भाषा में ऐसा कदापि शक्ति नहीं है। गुणाकर मूल्य भी हिंदी भाषा को बहुत ही अच्छा से लिखे हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। इन सभी तथ्यों के द्वारा यह स्पष्ट है कि विश्व की तमाम बड़ी भाषाओं के विकास में संस्कृत का न्यूनाधिक योगदान रहा है और हिंदी का प्रतिनिधित्व में आगे भी भाषाओं के वैश्विक पटल पर शब्दों का आदान प्रदान होते रहता है। हिंदी क्या है? हमारा मातृभाषा है, निज भाषा, श्रेष्ठ भाषिका। संस्कृत हिंदी सार्वभौमिकता। भाषासु मुख्या मधुरा गिवार्न भारती की उक्ति भारत की भारतीयता और भारतीय भाषागत स्वतंत्रता की घोतक है। संस्कृत हिंदी से निकलने शब्द माता अंग्रेजी तक का सफ़र करने पर मदर में तब्दील हो जाती है। देखिए, संस्कृत में माता अंग्रेजी तक का सफ़र करने पर क्या हो जाता है? मदर में तब्दील हो जाता है, जो संस्कृत से ही है निकला है सभी शब्द, सभी भाषा, इसलिए संस्कृत को जननी बोला जाता है। भारतीय चिकित्सा का ही एक अति साधारण शब्द संस्कृत हिंदी में क्रमशः कफ। देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं? कफ। कफ के रूप में प्रयुक्त होता है, और जो कि बिना किसी परिवर्तन के अंग्रेजी में भी कफ ही बोलते हैं, कफ के रूप में ही स्थान पाता है। आयुर्वेदिक में वृक्ष संस्कृत हिंदी में नीम। आयुर्वेदिक में वृक्ष संस्कृत हिंदी में नीम कहलाता है। विदेशियों के मध्य भी नीम के रूप में ही पहचान पाता है। संस्कृत हिंदी का माध्यम आंग्ल भाषा में मीडियम के रूप में परिवर्तित होता है। आंग्ल भाषा के अतिरिक्त हिंदी का सप्ताह अरबी में हफ्ता बन जाता है, और अरबी में हफ्ता श्वेत सफ़ेद कहलाता है। यदि कोई बच्चा पिता को प्रमादवश फादर कह भी दे तो भाषा प्रकार
की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि प्रकारांतर से वह पितरी का ही उच्चारण है। संस्कृति व सामाजिक अदूरदर्शिता का परिणाम ही है कि किसी भाषा की श्रेष्ठता भारतीय भाषाओं की उपेक्षा पर खड़ी होती है। सर विलियम जोन्स लिखते हैं कि संस्कृत भाषा चाहे उसकी प्राचीनता कुछ भी हो, की संरचना अद्भुत है। देखिए, सर विलियम जोन्स क्या बोलते हैं कि संस्कृत भाषा चाहे कितना भी प्राचीन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी संरचना क्या है, अद्भुत है। ग्रीक की तुलना में अधिक प्रभावशाली, लैटिन से अधिक विपुल, इस गुणी भाषा की संतान जो कि देखने पर इसी का सरलीकरण है, हिंदी कहलाती है। देखिए, हिंदी भाषा किससे निकला है, संस्कृत से निकला है, और संस्कृत सभी भाषा में क्या है, श्रेष्ठ है। ये खुद कौन स्वीकार कर रहे हैं, सर विलियम जोन्स। और इसी सरल रूप से विभिन्न भाषाओं व बोलियों को शब्द प्रदान किया गया है, और इसी सरल रूप से विभिन्न भाषाओं व बोलियों को शब्द प्रदान किए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं का जननी है। और ऑक्सफोर्ड में भी भारतीय अंग्रेजी का स्थान मिला है। अंग्रेजी पाणिनि ने व्याकरण के प्रारंभ के साथ विश्व को जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई, उसी के अनुकूल से भारत की बहुत सी भाषाओं का जन्म अकाट्य रूप से सिद्ध है। जन्मदात्री भारतीय भाषा है, तो व्यवहार की दृष्टि से इसी से उद्भूत गुणों का प्रभाव अन्य भाषाओं में स्वाभाविक है। आज के उत्तर आधुनिक युग में साहित्य के नाम पर जिन भाषाओं का समुचित प्रचार दृष्टिगोचर होता है, उन सबके शब्दकोश में संस्कृत हिंदी का समावेश न होना असंभव है। अंग्रेजी के प्रतिष्ठित शब्दकोश अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड ने भी कुछ समय में से नमस्कार, अच्छा, नाटक, आधार व चुप जैसे कई शब्दों को भारतीय अंग्रेजी के नाम पर स्वीकृत कर लिया गया, भारतीय अंग्रेजी के नाम पर स्वीकृत कर लिया है। वास्तव में यह वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रभाव ही है, और यह लेखक बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में यह वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रभाव है। ना जाने कितने शब्द ऐसे हैं जो हिंदी संस्कृत मूल के होते हुए भी अन्य भाषाओं में धड़ल्ले से व्यवहार किए जा रहे हैं। आज इनका जागरण और स्मरण भाषा विज्ञान की मांग बढ़ चुके हैं। आज इनका जरूरी हो गया कि इनके जागरण और स्मरण और इनके व्याकरण को अच्छे से पढ़े लिखे। भारतीय भाषाओं की व्यापकता। हिंदी भाषा का भारतीय समाज व जनमानस पर इतना गहन प्रभाव है कि हमने इंडियन इंग्लिश की कल्पना को भी संजो रखा है। हिंदी कहने का अनेक शब्दों का प्रयोग अन्य भाषाओं में हमेशा से होता आ रहा है। संस्कृत का नम हिंदी में नम हुआ, संस्कृत का नम हिंदी में नम हुआ, जिसका अर्थ झुकना। नम धातु के प्रयोग से ही नमाज शब्द बना है। देखिए, मुसलमान का जो लोग नमाज शब्द है, ये नम धातु से ही बना है। जो संस्कृत में नम, हिंदी में नम, उर्दू वगैरह में नमाज हो गया। आफत का जन्म आपत्ति से होने के कारण संस्कृत हिंदी के द्वारा ही कई अरबी शब्दों का विकास भी परिलक्षित होते हैं। बोली भाषा का सामंजस्य। व्याकरण की दृष्टि से भी हमारे यहाँ त्रिमुनि व्याकरण, मतलब 3 व्याकरण है उपस्थित है, जो मुनि के द्वारा दिया गया है। पहला पाणिनि सूत्राष्टाध्याय, दूसरा वर रुचि या कात्यायन के वार्तिक, या तीसरा महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य। समस्त व्याकरण सूत्रों का जनन जिस धरती पर हुआ, वही निर्विवाद रूप से सभी लोक भाषाओं, क्षेत्र भाषाओं एवं वैश्विक भाषाओं की भी जननी है। भेद दृष्टि से वाले भाषागत भिन्नता देखते हैं, किंतु सांस्कृतिक एक की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। भारत में भाषा के नाम पर आज तक जितने विवाद हुए हैं, वे सभी कोरी भावुकता एवं प्रमाद के फल हैं। भाषा के नाम पर शक्ति अपव्यय का दृश्य भारत में दुर्लभ नहीं है। अल्पज्ञता एवं अध्ययनहीनता के कारण ही यह सनक उत्पन्न होती है। भाषा के अंतर्निहित मर्म को न समझने से काव्य आदि के सिद्धांतों का साहित्यिक का लोप हो बहुलता से दिखता है। महाकवि माघ शिशुपाल वध में लिखते हैं कि श्री कृष्ण ऐसी बात बोले जिसके अर्थ परस्पर नपे तुले रहे और इसके बाद चुप हो गए। श्री कृष्ण ऐसे शब्द बोले हैं कि उनके शब्द नपे तुले रहे और इसके बाद चुप हो गए। भाषा का सत्य स्वरूप क्या है, इसका प्रोच्छ संकेत यह माघ ने कर दिया। क्षेत्रीय बोली जैसे मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, काठियावाड़ी आदि में अधिकतर शब्द अप्रभंसात्मक ही प्राप्त होते हैं। अवधी, ब्रजभाषा आदि का उद्भव संस्कृत अप्रभंश से हुआ, पर्यावासन मानक हिंदी में हो गया। भाषा के क्षेत्र में अन्य बोली भाषाओं के शब्दों का सामंजस्य व सम्मेलन एकता की अवधारणा को भी बल देता है। अंततोगत्वा भाषा के निर्माण और विकास की प्रक्रिया से यह साफ हो जाता है कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति और उन्नयन में संस्कृत और हिंदी का उपयोग अपरिमित रहा है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वैसुधो कुटुंबकम।
इसी भावना को पुष्टिवश भाषा की एक सूत्रात्मक में है। इसी सूत्र के हमारे संस्कार व संस्कृति का समावेश हो जाता है, अन्य शब्दों में हमारे अस्तित्व का। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितरम तु वैसुदेव कुटुंबकम। भारत की हृदय क्या है? उदार है। वो सभी को अपना परिवार मानता है, सभी को मित्र बंधु भाई मानता है, सभी को अपना मानता है। तभी भारत क्या करता है? दूसरे पर कभी अटैक नहीं करता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो अटैक करता है तब अटैक करता है। ये है भारत का हृदय। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वैसुदेव कुटुंबकम। उर्दू की जमीन है हिंदी। उर्दू की क्या है? जमीन है हिंदी। हिंदी ना रहे तो उर्दू का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। उर्दू की जमीन है हिंदी। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति, देखिए रामधारी सिंह दिनकर का पुस्तक है संस्कृति, आप लोग पढ़िएगा जरूर। 4 अध्याय में लिखा है हिंदी भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्द मुहावरे मिला देने से ही उर्दू का जन्म हुआ है। देखिए हिंदी भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्द मुहावरे मिला देते हैं तो कौन सा भाषा का जन्म होता है? उर्दू का जन्म होता है। हिंदी इतनी महान भाषा है कि उसके बिना उर्दू एक पग भी नहीं धर सकती। हिंदी भाषा की ये मिसाल है। हिंदी इतनी महान भाषा है कि उसके बिना उर्दू एक पग भी नहीं धर सकती, जबकि उर्दू के बिना हिंदी के महान ग्रंथ आसानी से भी लिखे जा सकते हैं। जबकि उर्दू के बिना हिंदी के महान ग्रंथ आसानी से लिखे जा सकते हैं और लिखे भी गए हैं। बाकी आज भारतीय जनमानस में हिंदी के लेकर बहुत ही हीन भावना उत्पन्न हो गए। तभी तो अपने बच्चों, माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाते हैं और हिंदी तो बोलने ही नहीं आता। बीच बीच में अंग्रेजी क्या क्या घुसा देते हैं, अरबी फारसी अंग्रेजी उर्दू जो हर कुछ घुसा देते हैं उसमें, जो कि ये हिंदी भाषा के विकास के लिए एक खतरा है और हिंदी भाषा हमारा विलुप्त होते जा रहा है। उर्दू में कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से जस के तस लिए गए। उर्दू में कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से जस के तस लिए गए हैं। और हिंदी में अभिकारी कारक बहुवचन वाक्य में मकान ही बोला जाएगा। हिंदी में अभिकारी कारक को बहुवचन में क्या बोलेंगे? मकान ही बोला जाएंगे। आगे संख्या जोड़ दी जाएगी। उदाहरण के लिए उसके 2 मकान हैं, लेकिन उर्दू में इसी मकान में आत जोड़कर इसका बहुवचन मकानात तैयार कर लिया गया है। वजह इस्तालाहात नामक पुस्तक में उस्मानिया कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफेसर मौलवी बहीउद्दीन साहब सलीम पानीपत मरहूम ने लिखा है कि उर्दू जिस ज़मीन पर खड़ी है वो ज़मीनी हिंदी की है। देखिए खुद मुसलमान लोग, खुद मौलवी बहीउद्दीन साहब स्वीकार कर रहे हैं, जो खुद एक मुसलमान है, कि उर्दू जिस ज़मीन पर खड़ी है वह ज़मीन हिंदी है। इसलिए उर्दू वासी के भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए कि हिंदी को क्या करें? समर्थन प्राप्त कर, हिंदी का जोर शोर से प्रचार प्रसार करें, तभी उनका भाषा भी समृद्ध होगा, उर्दू भी समृद्ध होगा। इसी ज़मीन पर फारसी और अरबी के पौधे लगाए गए हैं और इसी ज़मीन पर फारसी और अरबी के पौधे लगाए गए हैं। इसी तख्त पर गैर जवानों ने आकर गुलकारी की है। यही यह ज़मीन अर्थात हिंदी निकाल दी जाए तो उर्दू जवान का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगर हिंदी को निकाल दिया जाए उससे तो उर्दू जवान का नामो निशान भी नहीं रहेगा। हिंदी को हम अपनी जुबान की उमुलिसान, भाषा की जननी और हमूलाए अव्वल मूल तत्व कह सकते हैं। इसके बगैर हमारी जबान की कोई हस्ती नहीं। इसकी मदद से के बगैर हम एक जुमला भी नहीं बोल सकते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बहीउद्दीन साहब सलीम पानीपत मरहूम ने लिखा है। ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदी को हम अपनी जबान की उसमुलिसान मतलब भाषा की जननी, वो भाषा की जननी मानते हैं हिंदी को। कौन मानते हैं? उर्दू वाले भाषा की जननी मानते हैं। और हमूलाए अव्वल मूल तत्व मानते हैं। उर्दू में बोलेंगे उम्मी लिसान मतलब भाषा की जननी मानते हैं हिंदी को, और अमूलाए अव्वल मतलब मूल तत्व मानते हैं कि वो हमारे जननी है। इसके बगैर हमारी जबान की कोई हस्ती नहीं। इसकी मदद से के बगैर हम एक जुमला भी नहीं बोल सकते हैं। तो हिंदी दिवस की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे नौबत आ गया है कि हम लोग आज हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए आज आयोजन करने पड़ रहा है 14 सितंबर को। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए क्यों, पूरे साल भर के लिए आयोजन किया जाए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी से ही हम लोग पले पढ़े हैं, हिंदी से ही पढ़ाई किए हैं। आज के जनरेशन भले ही अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है, पर पोषण तो हिंदी ही देता है। हमारा मातृभाषा ही पोषण देता है, जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम लोग जो सोचते समझते हैं हिंदी में ही सोचते समझते हैं। अंग्रेजी जिसको पढ़ना है वो अलग से पढ़ सकता है। हर सब्जेक्ट, हर विषय अंग्रेजी में क्यों पढ़ना है? शिक्षा और संस्कृति में यही तो महात्मा गांधी बोलते थे कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, दूसरा भाषा के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं या उस भाषा को आप ज्ञान ले सकते हैं, पर ही मगर आप अपने बच्चे को हर सब्जेक्ट अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हैं? आप गधा बना रहे हैं।
आप गधा बना रहे हैं, मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। ये गुलामी का निशान ही है जो हम लोग आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको हटाना चाहिए था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 वर्ष के लिए रखा गया था कि धीरे धीरे करके अंग्रेजी हटा दिए गए। बाकी शीर्ष पर जो बैठे हुए थे अंग्रेजियत के मानसिकता वाले लोग, वो तो बदल नहीं पाए। तो अब हम लोग को ही कुछ करना होगा, धीरे धीरे अपनाना होगा हिंदी को, और हिंदी को प्रचार प्रसार करके इसको फिर से पहले जैसा गौरव दिलाना होगा और अंग्रेजी को जड़ से उखाड़ना होगा। तभी तभी एक सही सही मायने में हिंदी दिवस मना पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप हर दिन हर चीज़ अपना हिंदी में ही कार्य करें। ऐसे हमारा हिंदी भाषा का अच्छा से विकास होगा। अच्छा से विकास होगा तो हमारे मातृभाषा का विकास होगा। तो हम लोग में अच्छा से बौद्धिक क्षमता विकसित होगा। भाषा का संबंध है बौद्धिक विकास से। अन्य भाषा में पढ़कर बौद्धिक विकास के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी भाषा में ही पहुंच सकते हैं। यह सबको समझना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।